हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी के अलग अलग स्वरूपों के बारे में कि किस प्रकार जीव मंडल है और इसके अलावा वायुमंडल है और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, कितने प्रतिशत उसमें जल पाया जाता है और कितने प्रतिशत भूमि स्थल पाया जाता है। इन सब की बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने 5 जो मंडल होते हैं उन सब के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार उसमें मौसम में परिवर्तन आता है और किस प्रकार उसमें वायु के संपर्क में आकर भिन्न प्रकार की गैसें और भिन्न प्रकार के जो वायुमंडल में मौजूद तत्व है, ये सब जीवन पृथ्वी पर जो जीवन जी रहे हैं हम, उसे किस प्रकार सहायता प्रदान करता है। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है इससे पहले हमने देख चुका है। अब इसके जो आगे है वो है जो पृथ्वी है उसके प्रमुख स्थल रूप, अर्थात पृथ्वी का जो स्वरूप है उसका जो आकार प्रकार है उसमें क्या क्या सम्मिलित है और किस किस की सहायता से ये जो पृथ्वी है और इसके अंदर जो प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं वे किस प्रकार किस किस को मिलाकर बनते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। आपने इसमें कुछ प्रमुख स्थल रूपों को जरूर देखा होगा, जैसा कि ये दृश्य दिखाया गया है एक उदाहरण के रूप में। आप देखेंगे कि पृथ्वी की जो सतह है सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल हैं। तो जो पृथ्वी है उसका जो एक तरीके से उसका स्वरूप बता रहा है कि जो पृथ्वी है वो पूरी एक तरीके से समतल नहीं है, सपाट नहीं है, उसमें भिन्न प्रकार के स्वरूप उसके देखने के लिए मिलते हैं। ये जो स्थल रूप है दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रयोग के कारण बहुत से जो स्थानों में पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। कहने का अर्थ ये है जो पृथ्वी के अंदर जो स्थल रूपों में परिवर्तन आ रहा है वे किसके कारण आ रहा है, क्योंकि जो ये पृथ्वी का जो स्वरूप है वे गतिमान है, वे स्थिर नहीं है। वे हर लगातार जब से ये पृथ्वी है तब से लेकर अब ये लगातार एक गतिशील है, इसमें स्थिरता नहीं आई है, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर बहुत सारे इसके स्थल रूप देखे जाते हैं। कहीं ये गतिमान करती है तो जो धरती है वे ऊपर की ओर उठती है या फिर वहाँ पे कुछ उचाव देखने को मिलता है, कुछ ऊंचाई में देखने को मिलता है, और कहीं जो धरती है एकदम से नीचे की ओर धंस जाती है। तो कहने का मतलब ये जो प्रक्रिया हो रही है वे हो रही है जो पृथ्वी गतिमान है उसके आधार पर हो रही है। ये देखिए, ये जो भिन्न प्रकार के हम देखते हैं जैसे कि डेल्टा, नदी, झील, पठार, पर्वत, ये पृथ्वी के स्वरूप है, भिन्न भिन्न स्वरूप है। पर्वत में क्या होता है, जो ये पहाड़ होते हैं ये किस प्रकार निर्मित होते हैं, ये जब पृथ्वी गति करती है, जब इसमें भिन्न प्रकार के छोटे छोटे अणु तत्व आके मिलते हैं फिर धीरे धीरे ये पर्वत का रूप ले लेता है।
तो इसी प्रकार पठार भी होते हैं। पठार में बहुत अधिक खनिज लवण तत्व पाए जाते हैं। इसके साथ जो मैदानी इलाका है, इसके अंदर जो नदियाँ बह रही है वे अपने साथ छोटे छोटे पौष्टिक तत्व बहा के लेके आती हैं, जो कि अधिकांशतः ये पढ़ने को मिलता है और देखने को भी मिलता है कि जहाँ पे जल स्थल है और जहाँ पर ये नदियाँ हैं, वहाँ जो कृषि होती है वहाँ के क्षेत्र में बहुत उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि जो नदी है अपने साथ जो पौष्टिक तत्व है उसे जमीन से उभार कर और भिन्न प्रकार के मार्गों से लेकर वहाँ तक पहुँचाती है। इसी प्रकार इसमें देखिए प्रदीप में भी ये चारों तरफ से घिरा होता है और एक जल के बीचों बीच जो स्थान होता है, जो स्थल रूप दिखाई देता है, उसे प्रदीप कहा जाता है। ऐसे भिन्न प्रकार के प्रदीप जो है, जैसे हम इससे पहले हमने पढ़ा था कि 5 जो है क्या है, महासागर इतने बड़े बड़े। इसके अलावा 7 महाप्रदीप हमने देखे थे, वो इसी का एक स्वरूप है, पृथ्वी का ही। मैदान, झील और पर्वत श्रृंखला, पहाड़ी और द्वीप और उपमहाद्वीप, इसके अलावा सागर और नदी के मुहाने, ये सब पृथ्वी का ही एक स्वरूप है। देखिए ये क्या कह रही है, क्या आप जानते हैं पहाड़ वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठती है। जाहिर सी बात है, जो पहाड़ होता है वे सामान्य समतल पृथ्वी की अपेक्षा वे अपने स्थान पर ऊंचा होता है। तो ये वही कह रही है, वही समझा रहा है कि जो पहाड़ी वह स्थल भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है, 600 किलोमीटर से अधिक ऊंचा एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताओ। तो पहाड़ किसे कहा जाता है? ये जो पर्वत की ऊंचाई है ये और एकदम खड़ी होनी चाहिए और एकदम ऊंची होनी चाहिए, और इसकी जो ऊंचाई है वे कितनी बताई गई है? वे 600 किलोमीटर 600 मीटर जो है इसकी ऊंचाई होनी चाहिए, तब वो एक पहाड़ की गिनती में उसे गिना जाता है, वो एक पहाड़ माना जाता है। आगे एक तो ये पहला स्वरूप था, ये जो हमने देखा, ये जो स्थल रूप हैं वे 2 प्रकार की प्रतिक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है। तो ये प्रथम स्वरूप हमने देखा कि जिसके अंतर्गत पृथ्वी लगातार गति करती है और कहीं पर पृथ्वी में बहुत अधिक एकदम दबी हुई होती है, अंदर धसी हुई होती है, और कुछ जो होता है पृथ्वी का स्थल एक ऊंचा होता है और वो एक पहाड़ या पर्वत का रूप ले लेता है। जो और देखिए दूसरी प्रक्रिया जो है, दूसरी वह बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टुकड़े घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की जो क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। ये 2 प्रक्रियाएं बहुते हैं। जल, वायु तथा जो बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उसकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पहाड़ों और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला जो स्वरूप था हमने देखा, जो पृथ्वी के अंदर गतिशीलता बनी रहती है उसके परिणाम स्वरूप जो भी परिवर्तन आते हैं। और जो दूसरा स्वरूप है वे है बाह्य प्रक्रिया, अर्थात जो बाहरी रूप से प्रक्रिया होती है। एक तो धरती के अंदर प्रक्रिया होती है, वो आंतरिक रूप है, और जो दूसरा परिवर्तन होता है वे बाह्य प्रक्रिया द्वारा परिवर्तन होता है। देखिए बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। जो बाहर की जो प्रक्रिया होती है वे लगातार क्या करती है? किसी को तोड़ेगी,
जैसे कि मान लीजिए कहीं जल का बहाव है, तो वो कहीं से होके जल जब जाता है तो अपने साथ एक छोटे छोटे मिट्टी के कण, और साथ ही साथ अगर वो पर्वतों से पानी अगर जल जा रहा होगा तो उसके जो पत्थर होंगे उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बहा के अपने साथ ले जाएगा। तो ये वही कह रहा है कि जो स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया जो बनती है, बनने का मतलब जो कहीं से कण अणु बहकर आ रहे हैं या हवा के माध्यम से आ रहे हैं या जल के माध्यम से आ रहे हैं, उससे अगर किसी का निर्माण होता है, और साथ ही साथ और जो भी कण कहीं से आ रहे हैं एकत्र हो रहे हैं वो प्रक्रिया अलग है, और जो जहाँ से निकल के आ रहे हैं, जहाँ से वे निकले हैं वो टूट के निकले हैं, ये वही बता रहा है कि जो बनने और टूटने की जो प्रक्रिया होती है पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। ये प्रक्रिया अपर्दन कहलाती है, जो कि स्थल में लगातार बनने और टूटने की जो प्रक्रिया है, जो पृथ्वी की सतह के जो टुकड़े हैं वे घिस जाते हैं, उसको घिस जाने को क्या कहते हैं? अपर्दन। तो ये प्रक्रिया अपर्दन कहलाती है। ठीक है, जब किसी जो लगातार बनने एवं टूटने की जो प्रक्रिया होती है पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। बनने की प्रक्रिया लगातार घिसने की, ये सब क्या होता है? ये अपर्दन कहलाता है। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची होती है। अपर्दन की जो प्रक्रिया होती है वहाँ पर सतह नीची होती है, क्योंकि जो वहाँ ये जो यहाँ पे अपर्दन प्रक्रिया हो रही होती है वहाँ पे हमेशा घिसाव होता है, और घिसाव होने के कारण जो भी वहाँ के अणु होंगे, तत्व होंगे, वो टूटेंगे। तो वहाँ पर इससे क्या होगा? वहाँ पर जो सतह होगी वहाँ की नीची हो जाएगी। अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा जो सतह होता है स्थल का, तो वे नीचा हो जाता है, निचला स्थान घिसने के कारण वो वहाँ पे खाली एकदम रिक्त स्थान हो जाता है। तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा फिर से निर्माण होता है। तो निक्षेपण से क्या होता है? एक पुनः निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहाए हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उसकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदान में वर्गीकृत कर सकते हैं। हाँ, तो बाह्य जो प्रक्रिया है वे हमने दो रूप से देखी। पहला है अपर्दन प्रक्रिया। अपर्दन प्रक्रिया में क्या होता है? जो भी स्थान होता है उसका घिसाव होता है, चाहे वो जल के माध्यम से हो, वायु के माध्यम से हो, बर्फ के माध्यम से हो। तो वो जो स्थान होता है वो वहाँ से वहाँ की जो सतह होती है जहाँ पर अपर्दन प्रक्रिया चल रही होती है वो एकदम उसकी सतह नीचे होती है, निचली हुई सतह हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे घिसाव होता है। और जो निक्षेपण होता है, निक्षेपण वह प्रक्रिया है जो कि अपने साथ इकट्ठा करके जो भी तत्व या वस्तु या फिर छोटे छोटे जीवाणु होते हैं उन सबको इकट्ठा करके उसको एक साथ इकट्ठा करने के बाद किसी भी आकार का, प्रकार का निर्माण करता है, तो वो निक्षेपण प्रक्रिया कहलाती है। इसका जो ये किसी भी स्वरूप में हो सकता है, जैसे जल में बहुत सारे जीवाणु तत्व होते हैं, इसके साथ ही साथ भिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्व भी पाए जाते हैं। तो ये सब जब इकट्ठा करता है, एक जगह लाके इकट्ठा कर देता है, तो वहाँ पर कुछ नया निर्मित होता है। और ठीक इसी प्रकार वायु में भी होता है। वायु जब देखा जाए, जब रेगिस्तान में और भिन्न प्रकार ऐसे स्थानों पे देखा जाता है, तो क्या होता है? अपने साथ जो रेत होती है वायु में वो अपने साथ उड़ा के लेके जाती है, और बहुत से नए नए जो आकार प्रकार होते हैं रेगिस्तान स्थलों में देखे जाते हैं वो सब निर्मित करते हैं। और बर्फ़ में भी ऐसा होता है। बर्फ़ में भी अगर वो उसमें अगर अपर्दन क्रिया होगी तो वहाँ पर जो स्थान होगा वो बर्फ़ का रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और जो निक्षेपण होगा बर्फ़ में, तो वो जो उसका आकार प्रकार और बढ़ जाएगा। तो इसके भिन्न स्वरूप थे। अब देखिए, जो पर्वत है उसके बारे में
पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। शिखर कैसा होता है? देखिए, आधार बेस हो गया नीचे का, और जो शिखर जो होता है वे कैसा होता है? वे ऊंचा होता है। और जो शिखर छोटा होता है और मतलब ऊंचाई भी होती है इसकी, और जो आधार होता है वे चौड़ा होता है। ये चौड़ा होता है और ये कुछ पतला लंबा, कुछ इस प्रकार ऊपर से ऐसा होता है। तो ये यही कह रहा है, ये आपस के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ जो होते हैं बादलों से भी ऊंचे होते हैं। कुछ ऐसे पहाड़ हैं जो बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो जलवायु ठंडी होती जाती है हमारे वातावरण की। कुछ जो पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, जिसे हिमानी कहा जाता है। बर्फ़ की जो नदियाँ होती हैं, कई पर्वतों पर बर्फ़ की नदियाँ पाई जाती हैं, जिसे हिमानी कहा जाता है। हिमानी किसे कहते हैं? बर्फ़ की नदियों को हिमानी कहा जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? पर्वतों पर। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर है। समुद्र के भीतर भी पर्वत पाए जाते हैं, ये उसकी बात कर रहा है। तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। ठोस जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। तो यहाँ की जो जलवायु होती है पर्वतों की, वो ठोस जलवायु होती है, जिसके कारण यहाँ पे जो निवास करने वाले लोग होते हैं वे बहुत अधिक संख्या में नहीं होते, कम संख्या में पाए जाते हैं। जो पर्वतों पर अक्सर जीवन जीते हैं उसकी बात कर रहा है ये। वहाँ का जो धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। धरातल कैसे होता है? खड़ी ढाल वाला। जैसा कि ये पर्वत है, तो यहाँ का जो धरातल अर्थात जो भी धरती होगी जिस पर वो पैर रखते हैं, जमीन रखते हैं, जिस पे घर निर्मित होता है, वहाँ की जो एकदम जो धरा होती है एकदम खड़ी होती है, एकदम उस पे मतलब चलना रहना थोड़ा मुश्किल होता है। तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। जाहिर सी बात है, जहाँ पर्वत होंगे, पहाड़ होंगे, वहाँ क्या कृषि ढंग से हो पाएगी? हालांकि होती है, कुछ कम मात्रा में होती है और बहुत अधिक उसमें भी परिश्रम करना पड़ता है। तो बहुत कम कम भूमि पाई जाती है ऐसे स्थानों पर। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में, जैसे कि ये एक पर्वत, फिर दूसरा पर्वत, फिर तीसरा, फिर इसी प्रकार से ये क्रम ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पर्वत श्रृंखला। पर्वत एक ऐसी रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। तो इसे क्या कहता है? श्रृंखला कहा जाता है। श्रृंखला, श्रृंखला दो जो कि मतलब जो पंक्तिबद्ध होता है, पंक्तिबद्ध, उसे कहते हैं श्रृंखला। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं। बहुत से जो पर्वतीय तंत्र होते हैं वो श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों मील में फैले होते हैं। तो पर्वत की जो ये श्रृंखलाएं चलती हैं, काफ़ी इनका जो क्षेत्र होता है काफ़ी बड़े भी पाए जाते हैं। इनकी जो दूरी होती है वे काफ़ी सैकड़ों मीलों में फैली हुई होती है। हिमालय, अल्प्स तथा इंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका के पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो ये उदाहरण दिया है पर्वत श्रृंखला का। जो हिमालय है वे, साथ ही साथ अल्प्स जो पर्वत है, इसके अलावा इंडीज पर्वत, ये एशिया और यूरोप और दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला हैं। और
पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। बिल्कुल, जो पर्वत है उसकी आकार और प्रकार में भिन्नताएं होती हैं। ये क्या कह रहा है, देखिए, पर्वत की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। जो पर्वत तीन प्रकार के होते हैं। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत होता है एक, दूसरा होता है भ्रंशोत्थ पर्वत, और तीसरा जो होता है ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत, तीन प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। हिमालय तथा अल्पस जो पर्वत हैं वह वलित पर्वत के उदाहरण हैं। हिमालय पर्वत और अल्पस पर्वत ये जो हैं ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ये वलित पर्वत हैं जिनकी जो सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर जो होता है शंक्वाकार है। तो जो इनका जो बेस होता है, जो जहाँ से ये निर्मित हो रहा होता है, जहाँ से इसका आधार होता है, वे बहुत अधिक ऊबड़ खाबड़ होता है, कुछ इस प्रकार का, बहुत अधिक। और जो शिखर होता है वो शंक्वाकार होता है, शंक्वाकार। जैसे कि ऊपर नीचे से तो ये चौड़ा होगा, लेकिन ऊपर जाके ये और यूं एकदम पतला सा ऐसे हो जाएगा काफ़ी। इसे कहते हैं शंक्वाकार। भारत की अरावली जो श्रृंखला है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। भारत में जो अरावली पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और वो भी किस प्रकार का पर्वत है, ये वलित पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। अपदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखलाएं घिस गई हैं। अपदन में क्या होता है, घिसाव होता है। तो वही कह रहा है, जब अपदन की प्रक्रियाएं होती हैं तो इस कारण ये जो पर्वत है ये घिस गया है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन एवं रूस के यूराल जो पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। अमेरिका और जो अपलेशियन और साथ ही साथ रूस, इसका जो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत वे गोलाकार है। इससे पहले हमने देखा जो हिमालय पर्वत दिखा है वो शंक्वाकार था, जो कि ऊपर से थोड़ा नुकीला होता है और नीचे से काफ़ी ऊबड़ खाबड़ होता है। लेकिन जो यूराल पर्वत है ये किसका उदाहरण है, ये एक गोलाकार होता है पर्वत, कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का होता है। और ये बहुत पुराने वलित पर्वत है, ये वलित पर्वत है, ये इसी का भी इसका एक स्वरूप है। देखिए अब ये क्या बता रहा है, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में व्यवस्थित हो जाता है तब वह भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण करता है। समझ में आया? देखिए, जब कोई बड़ा भाग, मान लीजिए ये कोई हिस्सा है, कोई भाग है, और जब ये टूट जाता है, टूटेगा और ऊर्ध्वाधर रूप में व्यवस्थित होगा। ऊर्ध्वाधर मतलब बहुत अधिक टूटा फूटा, बहुत अधिक इसमें नुकीलियाँ, एकदम पतला नोक निकला होगा, कहीं से बहुत चौड़ा होगा, कहीं से इसकी जो टूटने का जो तरीका होगा वो बहुत मतलब उसकी आकृति प्रकृति में बहुत अधिक भिन्नता होगी। और जब इस प्रकार वो टूटकर व्यवस्थित हो जाता है तो उसे भ्रंशोत्थ पर्वत कहा जाता है। तो इसे भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है या कहा जाता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, हार्स्ट या नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणी या भ्रंश या
ग्रावेन कहा जाता है। ये बता रहा है ये। ब्रह्मोत्सव पर्वत, देखिए जो ये देखिए द्रोणी जो एकदम नीचे धंस जाता है, जिसका टूटा हुआ हिस्सा, और जो ऊपरी जो ऊपर उठा हुआ होता है ये होता है उत्खंड, या इसे हार्स्टर्स कहते हैं। और साथ ही साथ ये जो द्रोणी है, ये जो नीचे की तरफ अंदर धंस जाता है टूटने पर, इसे ग्रावेन कहा जाता है। यूरोप में राइन घाटी तथा वोक्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। तो इस तरह के पर्वत कहाँ देखने को मिलते हैं? ब्रह्मोत्सव पर्वत वे मिलते हैं यूरोप में, और जो राइन घाटी है और वोक्जेस पर्वत जो है वे इसी तंत्र का एक उदाहरण है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उसकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार के भू आकृति के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी जो क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो तथा जापान के फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत जो होते हैं वे ज्वालामुखी की जो क्रियाएं होती हैं, वहाँ पर जिन पर्वतों पे ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं वे ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं, और उसका नाम इसी कारण से उसका रखा गया है ज्वालामुखी पर्वत, क्योंकि वहाँ पे ज्वालामुखी क्रियाएं होने के कारण। और जो इस प्रकार के पर्वत हैं वे अफ्रीका में जो है माउंट किलिमंजारो जो पर्वत है वे, और एक जापान में है फ्यूजियामा जो पर्वत है फ्यूजियामा, ये एक ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है। और माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका में, ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं, जो कि पर्वत जल के संग्रहणगार होते हैं। तो जो पर्वत होते हैं जल के संग्रहणगार, अर्थात उसके जो पर्वतों के अंदर वो जल को एकदम सींच के रखते हैं, संरक्षित रखते हैं। वही बता रहा है कि पर्वत बहुत अधिक लाभदायक होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमालयों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वत जो होते हैं बहुत अधिक लाभदायक भी होते हैं, और साथ ही साथ ये अपने अंदर जो जल है जल को संचित करके रखते हैं। और ये इसके अंदर जो बहुत सी नदियों का जो स्रोत होता है वे एक पर्वत ही होता है, पर्वत में स्थित होता है। जो हिमानियाँ होती हैं, हिमानियाँ जो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं वे कहाँ पाई जाती है? अक्सर पहाड़ों पे ही पाई जाती है, पर्वतों पे ही पाई जाती है। तो ये वही कह रहा है कि जो हिम नदियाँ हैं वे एक स्रोत का काम करती हैं, उसमें जो पर्वत होता है उसमें सहायक होता है। और जो जलाशय के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है, जब वो संग्रहण करके रखता है तभी तो लोगों द्वारा ये पहुंचता है। तो ये वही कह रहा है। और पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई और पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी, घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त हैं। जो नदी हैं वे और जो घाटियाँ हैं ये वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त है। जो कि वेदिकाएं कृषि वो होती है जो
एक समान भूमि पर नहीं होती, वो कहीं उच्च स्तर पर होती है या ऊंचे स्थल पर, जहाँ पर भूमि का टुकड़ा बहुत कम पाया जाता है और वहाँ पर सिंचाई के कार्य में इनका उपयोग किया जाता है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय, दूसरे पदार्थ जैसे कि गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए जो पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। ये पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। जो सैलानी आते हैं, जैसे कुछ ऐसे स्थान पर जाते हैं जो काफ़ी प्राकृतिक रूप से जुड़ा हो, जहाँ पे पर्वत अधिक हो, पेड़ अधिक हो, जहाँ बर्फ़ गिरती हो, ऐसे बहुत से स्थान हैं। वो सब अधिकांश यहाँ पर उसका आनंद लेने के लिए आते हैं। सुंदरता को देखने के लिए भिन्न प्रकार के खेल जैसे कि पैराग्लास्टिंग, ये जो खेल है बर्फ़ों में होता है, इसके साथ हैंग ग्लास्टिंग और रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग जो होता है, और इसके बाद पर्वतों को के प्रचलित खेल हैं। जो पर्वतारोहण होता है, अर्थात जो पर्वतों पे चढ़ना, बर्फ़ों पे खेलना, ये उन सब खेलों की बात कर रहा है कि ये बहुत अधिक रोचक होता है। पैराग्लास्टिंग, हैंग ग्लास्टिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग, ये पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। ठीक है। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ खेल खेले जाते हैं? हालांकि हम अभी अपने अध्याय पे आते हैं। और ये देखिए, ये जो स्वरूप दिख रहा है, ये एक ज्वालामुखी का दिख रहा है। देखिए, अत्यधिक दबाव में मैग्ना का निर्माण। जिस जगह पर, जिस स्थान पर जो बहुत अधिक दबाव होगा, वहाँ पर धरती के नीचे, ज़मीन के अंदर, वहाँ मैग्ना बनता है। जब मैग्ना वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है ढेर सारा, तो ये क्या होता है, ये एक बहुत अधिक दबाव होने के कारण, और जब मैग्ना इकट्ठा हो जाता है तो वो एक ज्वालामुखी के रूप में एकदम बाहर निकलता है। ये मैग्ना ही ऊपर फूट कर निकलता है, जो कि एक लावा का रूप ले लेता है। फिर इसी को ये देखिए, किनारों से निकलती पिघलती हुई वाटने लाखा कहलाती हैं। आई थिंक ये सही से दिख नहीं रहा, शायद लावा है ये। अब ये देखिए, कुछ तो एकदम जब ये निकलेगा, इसका जो निकलने की प्रक्रिया भी होगी वो भिन्न प्रकार की होगी। जो बहुत अधिक उस पर दबाव पड़ेगा तो एक तो एकदम ढेर सारे रूप में ये ज्वालामुखी के रूप में निकल जाएगी। कुछ जो होगी वो साइड से निकलेगी, कुछ धीमी गति से गल गल के पिघल कर, और कुछ और कारण की वजह से उसके अगर कहीं मान लीजिए पाइप है और पाइप से पानी जा रहा है और अचानक उसमें छेद हो जाए, तो उसके अंदर से जो पानी निकलेगा, तो उसमें उसका जो निकलने का तरीके, पानी का जो बहाव होगा वो भिन्न प्रकार से होगा। अगर टंकी बहुत ज़्यादा भरी हुई होगी तो वो जो वहाँ से पाइप है, पाइप से जो जल निकलेगा, जो छेद से, बहुत तेज़ी से निकलेगा। और अगर टंकी में पानी बहुत कम होगा और उस जो पाइप है, पाइप में जो छेद है, वहाँ से रिसाव पानी का कम होगा। तो यही ठीक जो ज्वालामुखी है, जो मैग्ना है, इसी का ये स्वरूप है। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से होता है। तो लावा और परतों का निर्माण, ये मैग्ना जो है, इसके जमाव और रिसाव के माध्यम से होता है।
ज्वालामुखी पर्वत ये कुछ इस प्रकार का है। ये देखिए, ये खेल है जो कि बर्फ़ों में खेला जा रहा है। और ये है पठार। पठार ज़्यादातर देखने को कि ऐसे पठारों में बहुत अच्छी कलाकृति का निर्माण जो होता है वो अधिकांशतः दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका जो ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठार की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक होती है। पर्वतों की जो सतह है, पठार भी नई या पुराने हो सकते हैं। तो पठार क्या होता है? देखिए, ये पहाड़ से भिन्न होता है। पहाड़ या पर्वत कहें तो ये काफ़ी, देखिए, ऊपर से ऊंचा कुछ इस प्रकार का होता है। लेकिन पहाड़ जो होता है उसकी ऊंचाई तो पृथ्वी से बहुत ऊपर होती है, लेकिन वो जो ऊंचाई के बाद जो उसकी समाप्ति होती है, ये एक ऐसा समतल रूप ले लेती है, वो पहाड़ कहलाती है और पठार कहलाती है। और ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी से इसकी ऊंचाई बहुत ऊंची होती है और ये कई हजार किलोमीटर भी ऊंची हो सकती है। लेकिन जहाँ ये जाके समाप्त होगी वहाँ पर ये ऊंचाई जहाँ समाप्त होगी वहाँ पर एक पठार का जो समतल स्वरूप होता है वहाँ पे जाके ख़त्म होती है। और यहाँ पर मतलब ये एकदम किसकी तरह होती है, जैसे मेज हो गया, कुर्सी, टेबल, जैसे कि वो नीचे से ऊपर से उठी हुई और फिर जो सतह से एकदम चपटी हुई होती है, तो ऐसा है पठार का स्वरूप होता है। पर्वतों की तरह हर पठार भी नए या पुराने होते हैं। जिस प्रकार पर्वत भी बहुत लाखों साल पुराने होते हैं, तो ये उसी का उदाहरण देके बता रहा है कि जो पठार होते हैं वे भी बहुत नए और बहुत पुराने होते हैं। भारत में जो दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। भारत में जो दक्षिण भारत में जो दक्कन आता है, वहाँ का जो पठार है, वो जो पठार है वो पुराने पठारों में गिना जाता है। मतलब उसमें से ये एक सम्मिलित है पुराने में से। इसके अलावा देखिए, केन्या जो स्थान है वहाँ पे भी पठार देखने को मिलते हैं। इसके अलावा तंजानिया में मिलते हैं। और युगांडा जो स्थान है, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी पठार अफ्रीका में, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तो ये जो पठार हैं वे कहाँ कहाँ अधिकांश देखने को मिलते हैं? देखिए, एक तो केन्या में, तंजानिया में, और अपने दक्षिण भारत में दक्कन में, और युगांडा के पूर्व भाग में। इसके अलावा अफ्रीका में, और जो ऑस्ट्रेलिया है उसके पश्चिमी भाग में। ये सब पठार के एक उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। जो तिब्बत है उसका जो पठार है वे विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है, वो भी विश्व का, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 किलोमीटर तक है। तो जो हमने इससे पहले क्या चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो ऊंचाई नापी जाती है, तो उसकी जो शून्य की शुरुआत कहाँ से होती है? समुद्र तल के नीचे से जो ऊंचाई है वे नापी जाती है। तो वहाँ से इसकी जो ऊंचाई है, जो तिब्बत का पठार है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से कितनी है? 4000 से 6000 किलोमीटर तक। पठार बहुत उपयोगी होते हैं
और क्योंकि इसमें खनिजों की प्रचुरता होती है। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि खनिजों की प्रचुरता किस में होती है। प्रचुरता अर्थात बहुत अधिक मात्रा में। तो खनिजों का जो तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है वे किस में पाया जाता है, वे पठार में पाया जाता है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से जो खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। जो खनन क्षेत्र अधिकांशतः हैं जहाँ पर कोयले पाए जाते हैं, पेट्रोल पाया जाता है, ये इसका जो खनन होता है वे ज़्यादातर पठारी जहाँ इलाका होगा, जहाँ क्षेत्र होगा, इसी स्थानों पर होता है। जो अफ्रीका का पठार सोना और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का जो पठार है वे किसके लिए प्रसिद्ध है, वे सोने के लिए प्रसिद्ध है और हीरे के लिए प्रसिद्ध है। उन पठारों में सोना और हीरा पाया जाता है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में, छोटा नागपुर जो है भारत में, वहाँ क्या पाया जाता है, वहाँ के पठार में लोहा पाया जाता है, इसके साथ कोयला पाया जाता है और साथ ही साथ मैग्नीज पाया जाता है।